अब्दुल कलाम जी एक बात बोलते थे कि अगर आपके पास कोई बड़ा मकसद है जिंदगी में तो मुश्किल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुदरत भी आपका साथ देती है। तो आप मकसद बना लीजिए कि मुझे हजारों लोगों को रॉयल्टी पर पहुंचाना है, हजारों लोगों की जिंदगियां बदलनी है, ये टारगेट लेकर चलेंगे। और आपकी रॉयल्टी टेक्निकल की चिंता मत कीजिए। मैंने इस बिजनेस में शुरुआत से लेकर आज तक ये देखा है, जो व्यक्ति अपनी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर के लिए मेहनत करता रहता है वो व्यक्ति जिंदगी में रगड़ रगड़ कर वही मरता रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो अपने डाउनलाइन की रॉयल्टी और टेक्निकल को लाने के लिए मेहनत करता है वो व्यक्ति आरसम बिजनेस का बेताज बादशाह बन जाता है। कई लोग बोलते हैं कि साहब ये किस्मत की बात है। एक छोटी सी स्टोरी जरूर आपको सुना देता हूं आगे बढ़ने से पहले। कई लोग कहते हैं कि साहब ये किस्मत की बात है, कामयाबी किस्मत। एक माँ अपने बच्चे को लेकर किसी ज्योतिषी के पास गई और ज्योतिषी को हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा क्या जानना चाहती हो बहन आप? तो ज्योतिष उस महिला ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कितनी पढ़ाई करेगा, मैं इसको पढ़ाना चाहती हूँ। ज्योतिषी ने हाथ देखा, बोला बहन इसके हाथ में पढ़ाई की रेखा तो है ही नहीं। तो महिला परेशान हो गई, उन्होंने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप, पढ़ाई लिखा है ही नहीं, मैं तो उसको पढ़ाना चाहती हूँ। ज्योतिषी ने कहा रेखा है ही नहीं। वो घर गई, घर जाके रोने लग गई। बच्चे ने पूछा माँ क्या हो गया? तो माँ ने कहा कि मैं तुमको पढ़ाना चाहती हूँ, ज्योतिष महाराज ने कहा कि तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा है ही नहीं। बच्चे ने कहा बस इतनी सी बात? तो सब कुछ मिनट के बाद माँ ने देखा बच्चे के हाथ से खून निकल रहा है, दूसरे हाथ में चाकू है। माँ ने कहा ये क्या हो गया? बोला साहब माँ आप मुझे पढ़ाना चाहती हो, ज्योतिष महाराज ने कहा मेरे हाथ में पढ़ाई की रेखा है ही नहीं, तो ये देखो मैंने अपने हाथ में पढ़ाई की रेखा बनाई है। और उसके बाद वो बच्चा खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, इतना पढ़ा साहब, इतना पढ़ा कि आज उनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इनकी कहानी और ये सच्ची कहानी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि घर जाके चाकू से रेखाएं बना लेना, वो तो एक बच्चे का बचपना था। बात सिर्फ इतनी है कि यदि आप कर्म करने पर आ जाएं, इंसान के संकल्प के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं है। अगर आपने अपने कर्म की जिम्मेदारी ले ली तो आप किस्मत की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। चलिए हम 5-7 मिनट बचे हैं तो कुछ बहुत जरूरी चीजें देखते हैं। देखिए साहब, 3 चीजों को लेकर आपका एटीट्यूड, 3 चीजों को लेकर आपका एटीट्यूड ये आपकी जिंदगी को तय करेगा। पहला है काम के प्रति आपका एटीट्यूड, काम। विनोद खन्ना एक बार शूटिंग पर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शूटिंग थी, तो शूटिंग पर लेट हो गए। वो पहुंचे तो अमिताभ बच्चन बैठे हुए थे, पसीना पसीना हो रहे थे। तो विनोद जी ने कहा कि अरे अमित जी आपको तो पसीना निकल रहा है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा अच्छा पसीना निकल रहा है। उन्होंने जेब से रुमाल निकाला, पसीना पोंछा, रुमाल वापस रखा, चुपचाप बैठ गए। तो विनोद खन्ना ने कहा अरे अमिताभ जी आप इतने, आपको गर्मी नहीं लग रही? इतनी गर्मी, इतनी धूप है। अमिताभ बच्चन ने जो जवाब दिया, इस सदी के महानायक ने जो जवाब दिया, ये जवाब हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा लुक जेंटलमैन, आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट ए थर्मामीटर। मैं एक्टर हूं, थर्मामीटर नहीं हूं कि पारा बताऊंगा कि गर्मी है कि ठंडी है। आई एम हियर फॉर वर्क, मैं यहाँ काम करने आया हूं। और जब मैं काम करने आता हूं तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि गर्मी है कि सर्दी है कि बारिश है कि तूफान। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ए सुपरस्टार। हम भी सुपरस्टार बनना चाहते हैं। तो काम के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए? सब बहाने बंद करने पड़ेंगे। सब बारिश है, सर्दी है, मौसम ठीक नहीं है, वर्किंग डे है, अभी काम ठीक चल रहा है, अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, वो सब कुछ चलता रहेगा क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हेलो, बाहर की परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे उन परिस्थितियों के बीच में, वो हमारे हाथ में है और वही हमारे जिंदगी की डायरेक्शन को तय करने वाला है। हम क्या करेंगे? तो सब अपना काम करना है टुवर्ड सिचुएशन। सिचुएशन कैसी भी आए, कोई भी रात इतनी काली घनी गहरी और अंधेरी नहीं होती कि उस रात का सवेरा ना हो। हर रात का सवेरा होता है, हर रात गुजरती, हर मुश्किल का दौर गुजरता, हर चुनौती का दौर गुजरता। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि चुनौती के वक्त, मुश्किल के वक्त, तकलीफों के वक्त आपका एटीट्यूड क्या था, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये लोगों को युगों युगों तक याद रहने वाला है। हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाला है, जिंदगी भर याद रहने वाला है। कि मुश्किलों के समय आप घबरा कर भागने लगे थे, मैदान छोड़कर भाग गए, पलायन कर गए, मुश्किलों के सब वक्त आपने कमजोर डिसीजन लिया, या मुश्किलों के समय आप सीना तान कर खड़े थे मुश्किलों का सामना करने के लिए, ये हमेशा याद रहेगा। और ये याद रखना, इंसान की औकात, इंसान की औकात उसकी पिन, उसकी इनकम, उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता, उसके परफॉर्मेंस पे नहीं होती। इंसान की औकात इस बात से तय होती है कि मुश्किल वक्त का सामना वो किस अंदाज में करता है। किस अंदाज में, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और तीसरा आपका एटीट्यूड रिश्तों के प्रति। सब
रिश्तों को जब तक आप संभालना नहीं सीखेंगे, सहेजना नहीं सीखेंगे, आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। कितने सारे गिले शिकवे लेकर हम सब बैठे हैं, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पत्नी ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, बच्चे ने ऐसा किया, माँ बाप ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, कितने गिले शिकवे। सर एक सवाल आपसे पूछो, बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा तो नहीं मानेंगे सर? मान जाएंगे? आप मान जाएंगे बोल रहे सर। आपसे पूछ लो, आपका नाम सर? बिलाल अहमद सर। बिलाल अहमद जी। बिलाल अहमद जी, आज तारीख कितनी है? आप एक बार खड़े हो ताकि पीछे वाले लोग आपको देख सकें। बिलाल जी के एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ जी, 27 तारीख। कितनी तारीख? 27 तारीख। बिलाल साहब 26 है तो कोई बात नहीं। बिलाल साहब 24 तारीख को दोपहर में आपने कौन सी सब्जी खाई थी? 25 तारीख को दोपहर में आपने कौन सी सब्जी खाई थी? गोश्त खाया था। 24 तारीख को दोपहर में कौन सा खाया था? एक बार बिलाल अहमद जी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। देखिए साहब, बिलाल साहब को 3 दिन पहले सब्जी क्या खाई थी याद नहीं, लेकिन 3 साल पहले किसी ने कुछ बोला और इनको तकलीफ हुई थी, वो बात आज भी याद है। ठीक बोल रहा बिलाल साहब? क्यों? क्योंकि सब्जी खाते समय इन्होंने ऐसा, हाँ यस बोलिए। 2018 मैंने ज्वाइन किया आरसीएम, अभी रनर पे हमारे जो रिश्तेदार है उसमें कोई ज्वाइन नहीं है। आपने एक बार तालियां बिलाल साहब। वेरी सर, तो आप एक बात समझिए, मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ बिलाल साहब को तो मैंने यूं ही खड़ा किया, मैसेज मैं आप सबको देना चाह रहा हूँ। आप इस बात को समझिए कि साहब, अगर बिलाल साहब ने सब्जी 24 तारीख को दोपहर में खाते वक्त अगर ये बोला होता ना, इस सब्जी को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, तो नहीं भूलते। इन्होंने ऐसा बोला ही नहीं था, लेकिन जब किसी ने कुछ बोला, बात बुरी लगी, तो इन्होंने सोचा सब इस आदमी की इस बात को मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा, तो याद है। हेलो, बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब है हमारे पास इतनी पावर है कि हम जिसको चाहे भुला सकते हैं और जिसको चाहे याद रख सकते हैं। तो ऐसी मेमोरीज क्यों इकट्ठा रखना जो हमारी ताकत को कमजोर करती है? ऐसी मेमोरीज को अपने साथ रखिए जो आपके अंदर की ताकत को बढ़ाती है। हम किनसे नाराज हैं साहब? हम किनसे नाराज हैं? अनजान लोगों से। रोड पे चलते किसी अनजान आदमी जिसको आप जानते नहीं, आप नाराज हैं? आप, उसने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप नाराज हैं? नहीं। नाराज किससे हैं? अपनों से, भाई से, बहन से, बच्चों से, माँ बाप से, अपलाइन से, डाउनलाइन से। अच्छा, अपलाइन में भी कौन सा अपलाइन? कौन सा अपलाइन? वो नहीं जो ऊपर टंगा हुआ है, जिसको आप जानते ही नहीं है, वो बैठ के पैसा ले रहा है, उसको नहीं, उससे नाराज नहीं है। नाराज किससे हैं? जो आपके साथ काम, जिसको जानते हैं, जिसने आपकी कुछ ना कुछ मदद की है। जिसने कुछ नहीं किया उससे नाराज नहीं है, जिसने कुछ किया है लेकिन आपकी उम्मीद थोड़ी और ज्यादा थी, आप उससे नाराज हैं। हेलो, यानी आप उनसे नाराज हैं जिनके साथ अपने जिंदगी में कभी ना कभी कुछ अच्छे पल बिताए हैं, उनसे नाराज है। हेलो। और साहब, सतीश पंडित जी, स्वर्गीय सतीश पंडित जी बोलते थे, यदि पहाड़ की चोटी पर जाना है तो आपको हल्के होना पड़ेगा, भारी होकर नहीं जा सकते, भारी होकर नहीं। और लोगों से गिले शिकवे, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, ये ऐसा बोझ है जो आपको ऊपर जाने नहीं दे सकता, नहीं जाने देगा। सब कितना आप मन में बोझ लेकर के नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे साहब। माफ करना पड़ेगा, लोगों को माफ करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए। एक बात मानेंगे? यस। आज 15-20 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाइए जिन लोगों से आप नाराज हैं, या जिन लोग जो आपके अपने लोग हैं, जिनके साथ जिंदगी में खुशियां मनाना चाहते हैं, जिनके साथ खुशी के पल बिताना चाहते हैं। ऐसे 15-20 लोगों का नाम लिखिए और ये प्रतिज्ञा कीजिए, आज के बाद मैं इनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ करूंगा, इनकी खूबियों की तारीफ करूंगा, तब जाकर के आपके रिश्ते और आपका जीवन दोनों खूबसूरत हो सकता है। अब देखिए, नाराज होने के लिए ताकत नहीं चाहिए। कमजोर आदमी, निकम्मा आदमी, नाकारा आदमी भी नाराज हो सकता है। एक कमजोर, निकम्मा, नाकारा आदमी की शादी हुई, जिसको कोई पूछता नहीं था गांव में, शादी हुई, ससुराल गया, 3 दिन तक अड़ा अड़ा घूमता रहा। मेरे को रसगुल्ले के लिए ठीक से नहीं पूछा, मेरे को बैठने के लिए ठीक से नहीं पूछा, मेरी आवभगत ठीक से नहीं की, 3 दिन तक अड़ा अड़ा घूमता रहा। अरे तेरे को तो कोई नहीं पूछता, तो फिर वहां अगर कम पूछे हुई तो क्यों नाराज हो रहा है? लेकिन नाराज है, तो नाराज होने के लिए ताकत
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नाराज होने के लिए ताकत, कच्चा, कमजोर, निकम्मा, नाकारा आदमी भी किसी न किसी से नाराज किसी बात पे हो सकता है, लेकिन दूसरों को माफ करने के लिए लीडर का कलेजा चाहिए। लीडर का कलेजा है, लीडर का कलेजा, अरे है लीडर का कलेजा। तो माफ करना पड़ेगा साहब। आज इस मीटिंग के बाद सबसे पहले अगर वो यहाँ है तो यहाँ, नहीं तो घर पे जाके, नहीं तो फोन पे आप उस व्यक्ति को जिससे आप नाराज हैं उसको ये बोलिए कि सर मैं आपसे नाराज था, आपको दुख हुआ, माफी चाहता हूं, मैंने अपना दिल साफ किया, आप भी दिल साफ कीजिए, आइए एक नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। कर सकते हैं। और जो आपसे नाराज है उसको बोलिए कि सर आप मुझसे नाराज हैं, मेरी गलती है, आपका दिल दुखाया, आप मुझे माफ कीजिए, मैंने अपना दिल साफ किया, आप भी दिल साफ कीजिए, आइए एक नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। कर पाएंगे? यस सर, कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बता दूं, पहले आगाह कर दूं, ये इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप मीटिंग में बैठे हैं, वो नहीं बैठा जिससे आप नाराज हैं या जो आपसे नाराज है। हो सकता है कि आपके चाचा जी से आप नाराज हैं और चाचा जी को आप फोन करें कि चाचा जी मैं आपसे नाराज था, मैं माफी मांगता हूँ, मेरी गलती थी, आप मुझसे नाराज थे, तो आप मैंने मन साफ किया, आप भी मन साफ कीजिए, आइए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। चाचा जी हो सकता है ये बोलें, नहीं भतीजे तेरी गलती बहुत बड़ी थी, मेरी तो कोई गलती थी नहीं, गलती तेरी थी, बहुत बड़ी थी, मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। अब पता चला ऐसा बोलते ही हम वापस अपनी औकात में आ गए। अरे रहने दे चाचा, तेरे से क्या माफी मांगे, वो तो सचिन अग्रवाल की मीटिंग में बैठा, मैं मोटिवेट हो गया, तेरे से माफी मांगने आ गया, नहीं माफ करता मत कर। साहब ऐसा करेंगे तो रिजल्ट आने वाला नहीं। आपको ये याद रखना होगा कि माफ आपको इसलिए नहीं करना किसी व्यक्ति को, या माफी इसलिए नहीं मांगनी कि आप उस पर एहसान करेंगे, इसलिए ताकि आपका मन साफ हो जाए, आप हल्के हो जाएं और इस तरह आप खुद पर एहसान करते हैं। यस, इज इट क्लियर साहब? इज इट क्लियर? यस। और साहब देखिए, हम कई बार दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, जबकि हमारी भी कई गलतियां हैं जो हमको दिखाई नहीं देती। अपनी गलती पर हम वकील बनते हैं। वकील कि साहब आपको मालूम नहीं है, अरे मकबूल साहब आपको नहीं मालूम मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूं, मेरे साथ में क्या सिचुएशन थी वकील साहब, मैं मजबूर था, मैंने ये क्यों किया आपको क्या मालूम, मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, तो मेरी गलती में मैं क्या बन रहा हूं, वकील, बहस कर रहा हूं। और दूसरों की गलतियों में जज, कोई बहस नहीं, कोई गवाही नहीं, सीधा फैसला, आप गलत हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजन, आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। कोई भी परिस्थिति थी, ये आपने गलत किया, हेलो, अपनी गलती में वकील, दूसरों की गलती में जज। कैसी दोगली जिंदगी जी रहे हैं। हेलो, एक राजेश खन्ना की पुरानी मूवी है, शायद पता नहीं आप में से किसी ने देखी हो, उसमें एक महिला को कई लोग पत्थर मारते रहते हैं, तो राजेश खन्ना को बचाते हैं और एक गाना गाते हैं, इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, मगर पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई पत्थर मारने की, क्योंकि ऐसा कोई मिलेगा साहब, ऐसा कोई मिलेगा जिससे कोई गलती नहीं हुई आज तक, कोई मिलेगा साहब? No. हर हम इंसान हैं तो इंसान से गलती तो होगी ही होगी। तो जब हमसे भी गलती होती है तो किसी और की गलती पर उसको सजा देने का हमको क्या हक है? सब खुले दिल से माफ करो, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। ऐसा, और कई बार तो गलती सामने वाले की होती ही नहीं है, गलती पूरी हमारी होती है कई बार, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन। एक व्यक्ति को डाउट हुआ कि मेरी पत्नी जो है ना वो ऊंचा सुनती है, तो उसने क्या किया, उसने डॉक्टर के पास जाकर के बोला डॉक्टर साहब कान की मशीन दो। बोले क्यों? बोले मेरी पत्नी ऊंचा सुनती है। तो बोले कितना दूर से सुनती है? तो बोला वो तो पता नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया। तो बोले जाओ चेक करके आओ। तो वो गया घर में, अब देख रहा है, चेक कर रहा है, ध्यान से देखना, 20 फीट दूर पे खड़ा हुआ, उससे आवाज लगाई, अजी सुनती हो आज खाने में कौन सी सब्जी बनी है? पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब 20 फुट में नहीं सुनती, कान ज्यादा खराब है इरफान साहब, कान ज्यादा खराब है। तो वो 15 फीट पे जाके खड़ा हुआ, फिर आवाज लगाई, अजी सुनती हो आज खाने में कौन सी सब्जी बनी है? पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब कान और ज्यादा खराब है। वो 5 फीट पे जाके खड़ा हुआ, फिर आवाज लगाई, अजी सुनती हो आज खाने में कौन सी सब्जी बनी है? पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब और ज्यादा खराब है। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए, पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसको लगा कितना खराब हो गया पत्नी का काम, तो बड़ा दुखी हुआ और बिल्कुल नजदीक जाकर के बोलता है, अजी सुनती हो आज खाने में कौन सी सब्जी बनी है? इस बार पत्नी ने जवाब दिया, वजीर साहब इस बार जवाब दिया, जोर से जवाब दिया, फारूक साहब चिल्ला के जवाब दिया, बहरे हो गए हो, 4 बार बोल चुकी हो भिंडी की सब्जी बनी है।
आप समझ गए। तो कई बार तो ऐसा भी होता है, कई बार तो पूरी जानकारी, पूरी पिक्चर देखे बिना, पूरी जानकारी लिए बिना कई बार तो ये भी होता है कि गलती हमारी, हम सामने वाले को गलत समझ रहे हैं। इसलिए सतीश पंडित जी ने क्या खूब कहा है, अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, मगर वक्त हर शख्स को आईना दिखा ही देता है। और अगर आप दाद दो तो मैं आपको एक शायरी और सुनाऊं। यस जरूर सर। दूं? यस सर, यस। एक खता मैं सारी उम्र करता रहा। अरे वाह वाह, कौन बोलेगा? यस। एक खता मैं सारी उम्र करता रहा। वाह। इरशाद नहीं, आप वाह वाह बोलेंगे, मैं इरशाद। और जब तक सारे लोग वाह वाह नहीं बोलेंगे वो चलता रहेगा। एक खता मैं सारी उम्र करता रहा। क्या बात है। इरशाद। दाग चेहरे पर थे और मैं आईना साफ करता रहा। दाग चेहरे पर थे और मैं आईना साफ करता रहा। उससे क्या दाग मिट जाएंगे आईना साफ करने से? अरे साहब, अपने आप को यदि हम बेहतर बनाने का संकल्प लेके यहां से जाएं, मेरा विश्वास है हम सुधरेंगे तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। यस सर। दुनिया अपने आप। तो एक लास्ट टॉपिक मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। टॉपिक्स तो बहुत सारे थे, बातें तो करने की बहुत इच्छा है आपसे। हम अक्टूबर में फिर मिलेंगे तो फिर करेंगे। अक्टूबर में एक बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम डिजाइन कर रहे हैं और वो सेलिब्रेशन प्रोग्राम इस टाइप का होगा कि 1 से 1.5 घंटा सेलिब्रेशन चलेगा और बाकी 1.5 से 2 घंटा हम आपके साथ बात करेंगे। 3-3.5 घंटे का वो प्रोग्राम होगा। अगर वो डिजाइन होता है, अगर वो फाइनल होता है तो वहां पर खुलकर बात करेंगे। जो आज अधूरा रह गया वो उस समय बात करेंगे। चलेगा साहब? तो ये है स्टीफन कवी। ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब के लेखक हैं और इन्होंने भी एक अगली किताब लिखी 8th हैबिट। और इस किताब का विमोचन भारत में हुआ ओबेरॉय होटल में और वहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया 6 घंटे का। कितने घंटे का? 6 घंटे का। उसकी टिकट रखी गई 27,000 रुपए एक व्यक्ति का। और यहाँ पर टिकट कितनी है? 100 नहीं है साहब, 150 है। जितनी मत करो, तो बाकी 50 रुपए सब देंगे सीनियर लीडर मिलके। तो 150 रुपए की टिकट है, ये फाइनल है आज। तो 150 रुपए की टिकट है और साहब वहां पर टिकट कितनी थी? 27,000 की टिकट ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई। 70 सेकंड के अंदर में 700 सीट फुल हो गई, टोटल सोल्ड। कितने सेकंड में? कितने सेकंड में साहब? 70 सेकंड। सजा साहब 70 सेकंड में 700 टिकटें फुल। 27,000 की टिकट। और यहां पर साहब 150 रुपए की टिकट भी कई लोगों को ज्यादा लगती है। 150 रुपए और ये 27,000 की टिकटें। कितना देर लगा लोगों को खरीदने में? 70 सेकंड। 70 सेकंड से कम। जिनको 70 सेकंड से ज्यादा लगा उनको तो मिला ही नहीं। हेलो, सही बात। जिनको डिसाइड करने में 70 सेकंड से, ये घटना सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज की कीमत मालूम है। जिनको ज्ञान की कीमत, जिनको मालूम है कि साहब ज्ञान बेशकीमती है। अरे साहब, इसके लिए तो हम जिंदगी भर खर्चा करते हैं। करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? इसको कितना भी दे दो, क्योंकि यहाँ अलार्म लगा हुआ है। जैसी भूख लगती है अलार्म बजता है, बैं, डालो खाली हो गया, डालो खाली हो गया। किसी के दिन में 1 बार बजता है, किसी का 2 बार बजता है, किसी का 3 बार बजता है और किसी का तो हर आधे घंटे में बजता ही रहता है। बैं बैं बैं, डालो खाली हो गया, डालो खाली हो गया, डालो खाली हो गया। तो यहाँ अलार्म लगा हुआ है। भगवान ने यहाँ पर अलार्म दिया है, इसलिए हम इसको खुराक देते हैं। लेकिन साहब, इसको कितनी भी खुराक दे दो, ये केवल रोजी रोटी के लायक बनाएगा। जिस दिन हमने इसको खुराक देना शुरू कर दिया, ये हमको करोड़पति बना देगा। इसकी खुराक यानी साहब सीखना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, आपको साहब लोगों से संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, बेहतर करने पड़ेंगे। रिलेशंस के बिना जिंदगी में कोई तरक्की, कोई खुशी संभव नहीं है। रिश्तों को जो व्यक्ति सहेज कर रख सकता है वही जिंदगी में तरक्की कर सकता है। तो साहब, ये जो मीटिंग हुई, ये 27,000 की जो मीटिंग हुई, 6 घंटे चली। 5.5 घंटा दूसरे स्पीकर आए, आधे घंटे के लिए स्टीफन कवी आए, आधे घंटे में एक लाइन को 10 बार बोला। अगले दिन पेपर में वही एक लाइन हेडलाइन बनी कि आप कल की मीटिंग में नहीं आ पाए तो ये लाइन पढ़ लीजिए, आपको पूरी मीटिंग का फायदा मिल जाएगा। वो लाइन क्या थी?
जाना चाहेंगे? यस सब जाना चाहिए तो बताता हूँ, नहीं तो ऐसे यस जाना चाहेंगे साहब? यस वो लाइन थी 27,000 की लाइन को 150 रुपए में जाना चाहते हो? तो एक बार ताली आरसीएम बिजनेस के लिए। जो एजुकेशन वहां 27,000 में मिलती है साहब, वही एजुकेशन आरसीएम में 150 रुपए में मिलती है, क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस है। यस सर राइट तो सर साहब वो लाइन थी, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ एंड अदर विल फॉलो यू। ये उम्मीद मत करो कि दुनिया बदलेगी, पहले खुद को बदलो, दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। तो आज से एक नई शुरुआत करेंगे। यस खुद को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। यस बढ़ेंगे साहब। Yes. अच्छे लोगों की संगत करेंगे। यस अच्छे लोगों की संगत कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए। आरसीएम की मीटिंग में जब भी मीटिंग का मौका मिले जरूर आइए, पूरे परिवार के साथ आइए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे विचार मिलेंगे। यहाँ पर हम एक दूसरे को तरक्की कराने की, आगे बढ़ाने की बातें करेंगे। बाहर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, बाहर साहब लोग आगे बढ़ने के लिए दूसरों को गिराते भी हैं, राइट? लेकिन साहब यहाँ पर हम आगे दूसरों को गिरा के बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पर आगे तभी बढ़ सकते हैं जब दूसरों को ऊंचा उठाएंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलता है। तो अच्छे संगत में रहिए, अच्छे माहौल में रहिए, लोगों को आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने जिम्मेदारी ले ली है और जो आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज ऑल लीडरशिप अचीवर्स। ऑल लीडरशिप है यहाँ पर, लीडरशिप पे कुछ लोग हैं, तो ऑल लीडरशिप अचीवर आपकी जोरदार तालियों के बीच।